खुदा की बस्ती, तहरीर शौकत सिद्दीकी। गली के नुक्कड़ पर म्युनिसिपैलिटी की लालटेन रोशन थी। लालटेन की रोशनी में मोहल्ले के कुछ नौउम्र लड़के बैठे ताश खेल रहे थे। उनमें सबसे बड़ा राजा था। वज़ाकता से वो आवारागर्द और लफंगा नजर आता था। बड़े बड़े उलझे हुए बाल, फटी हुई बोसीदा कमीज और गले में बंधा हुआ मैला कुचैला रेशमी रुमाल। मिली जुली आवाजों के शोर में वो बार बार चीख कर कहता, कहो उस्ताद, कैसा बीमा किया? अबे ये रही बेगी, वाह मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। सालो, आज तुमको पिद्दा मारूंगा। वो बराबर जीत रहा था। उसके मुकाबले में शामी था। वो दुबला पतला था और कद भी जरा दबता हुआ था। आंखों से शोखी झलकती थी, मिजाज का भी तेज था। एक बार जब राजा ने सबकी नजरें बचाकर पैर के नीचे छुपा हुआ ताश का पत्ता निकाला तो शामी ने ताड़ लिया। फौरन चिल्लाया, देख लिया देख लिया, साले ये बेईमानियां करते हो? राजा उसके एहतिजाज पर खिसियानी हंसी हंसने लगा। ढिठाई से बोला, अबे कुछ दिमाग खराब हो गया है? शामी ने आंखें निकालकर कहा, तुमने अभी पैर के नीचे से पत्ता निकाला है। राजा ने धांधली करना चाहिए। शामी ने जलकर हाथ में दबे हुए ताश के सारे पत्ते फेंक दिए और रूठ कर बैठ गया। राजा उसे छेड़ने लगा, साला हारने लगा तो रोने बैठ गया। शामी बिगड़ कर बोला, तुम एक नंबर बेईमान हो, अब तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। राजा ने तीवरी पर बल डालकर कहा, खेलोगे क्यों नहीं? दांव देकर जाना पड़ेगा। शामी अकड़ कर बोला, देखें कौन माई का लाल दांव लेता है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहरालूद नजरों से दुबले पतले शामी को देखा, कड़क कर बोला, अच्छा तो ये बात है, और झपट कर शामी का गिरेबान पकड़ लिया। शामी ने झटका देकर गिरेबान छुड़ाना चाहा। खींचातानी में गिरेबान झर से फट गया। शामी को ताव आ गया। उसने मुंह बसोर कर राजा की जानिब देखा और तड़ से जन्नाटे का एक हाथ राजा के गाल पर रसीद किया। राजा के कान झुंझुना उठे। वो तिलमिलाकर शामी पर झपटा और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। लड़कों में खलबली पड़ गई। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब वो दो टोलियों में बट गए थे। एक टोली राजा की हिमायत में थी, दूसरी ललकार ललकार कर शामी को बढ़ावा दे रही थी। शामी था तो मरियल सा, मगर उसके जिस्म में बड़ा कसबल था। पहले राजा ने टंगड़ी लगाकर पटखनी दी, शामी को गिराया और ऊपर से दबाकर बैठ गया। लेकिन एक बार शामी ने नीचे से कचकचाकर जोर लगाया तो राजा से संभला न गया, धड़ाम से नीचे आ गया। शामी झट से उसके सीने पर चढ़ बैठा। गर्दन पर घुटना रखकर दो तीन घुस्से जो दिए तो राजा चई बोल गया, लगा गै गै करने। उसी वक्त गली में एक साया नमूदार हुआ। जब रोशनी में आया तो लड़कों ने देखा वो काले साहब था। उसकी कमर कदरे झुकी हुई थी, कदम बोझल पड़ रहे थे। उसे देखते ही लड़कों ने नारा लगाया, काले साहब। उसने तीखी नजरों से उनको देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब पहुंच गया। राजा और शामी अभी तक गुत्थम गुत्था थे। काले साहब ने डांट डपट कर दोनों को किसी न किसी तरह अलहदा किया। उनकी कमीसें जगह जगह से फट गई थी, चेहरे खाक में लुथड़े हुए थे, सांस धोंकनी की तरह चल रही थी। धुंधली रोशनी में दोनों का हुलिया भूतों की तरह खौफनाक मालूम हो रहा था। काले साहब ने आंखें निकालकर गुस्से से देखा और धमकाने के लिए उन पर झपटा। उन्होंने काले साहब को अपनी जानिब बढ़ते देखा तो घबरा कर भाग खड़े हुए। काले साहब को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसने बगल में दबा हुआ चमड़े का बैग संभाला और आगे बढ़ गया। लड़के तालियां बजा बजा कर चीखने चिल्लाने लगे, काले साहब, टूट गई बोतल, उड़ गया गाग, काले साहब। वो चलते चलते ठहर जाता, बार बार लड़कों को डांटता, कभी डराने धमकाने के लिए झपटता। लड़के उसे पलटता देखकर भाग खड़े होते, फिर इकट्ठे होते और तालियां बजा बजा कर छेड़ते। वो दूर तक उसके पीछे शोर मचाते चले गए। लालटेन के नीचे अब सिर्फ राजा, शामी और नौशा रह गए थे। राजा खिसियाना खिसियाना लग रहा था। वो महल्ले के सारे लड़कों का सरगना था और उस वक्त शामी के हाथों सबके सामने उसकी बड़ी किरकिरी हुई थी। उसने अपने बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए, जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली, सुलगाई, दो तीन लंबे लंबे कश लगाए और 1 रुपया निकालकर नौशा से बोला, अबे सिनेमा चलता है? नौशा की खुशी से बाँछें खुल गईं। कौन सी पिक्चर देखोगे?
राजा ने शामी की जानिब देखकर कहा, आज तो यार लोग बगदाद का चोर देखेंगे। बाप कसम ऐसी फर्स्ट क्लास पिक्चर है, लुत्फ आ जाएगा। नौशाह ने शामी की सिफारिश की, और शामी को नहीं ले चलोगे? राजा बिगड़ कर बोला, देख बे, चलना है तो वैसी बात कर, वरना जा अपनी ऐसी की तैसी में। शामी गुर्राने लगा, देखो जी, तुमको सिनेमा जाना हो तो जाओ, मेरा नाम मत लो, मैं तो घर जाऊंगा। तुम्हारी तरह मैं रात रात भर आवारागर्दी नहीं करता। इतना कहकर वो तो वहां से चल दिया। नौशाह ने उसे रोकना चाहा। अबे बात तो सुन, राजा ने डपट कर कहा। जाने दे साले को, देख लेना अब कभी उसे साथ नहीं ले जाऊंगा। एक नंबर हरामी है, साले ने गर्दन छेल डाली। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन सहलाने लगा, जिस पर खराश पड़ गई थी। दोनों बातें करते हुए सिनेमा हाउस की तरफ चल दिए। आधी रात के करीब जब वो बगदाद का चोर देखकर लौटे तो गली भाएं भाएं कर रही थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन के नीचे एक खारिशज़दा कुत्ता बैठा अपनी पीठ कुझा रहा था। दोनों उसके करीब से गुजरे तो राजा को खरमस्ती सूझी। उसने ऐसी जोरदार लात मारी कि वो ट्याऊं ट्याऊं करता हुआ भागा। उसकी चीखों से सारी गली गूंज उठी। नौशा पहले ही सहमा हुआ था, इस शोर से और भी खौफजदा हो गया। मगर राजा लाउबालीपन की तरंग में था। फिल्म उसे पसंद आई थी। बार बार कहता, यार बड़ी जोरदार पिक्चर थी, साला क्या स्टाइल से मुक्का मारता था। राजा ने पैंतरा बदला, मुट्ठी भेंचकर हवा में लहराया और हलक से आवाज निकाली, धम। साथ ही उसने जोरदार कहका लगाया। नौशा की पीठ पर धप मारकर बोला, बाप कसम मजा आ गया आज। नौशा जल कर बोला, अबे तुझे तो मजा आ रहा है, कहीं अपना सिनेमा ना हो जाए। राजा उसे छेड़ने लगा, जब इतना ही डर है तो साले खान फिर सिनेमा क्यों जाते हो? यार अब नहीं जाऊंगा, बहुत रात हो जाती है। अबे तू रोज यूं ही कहता है, कल फिर जाएगा, देख लेना। दोनों बातें करते सुनसान गली में चलते रहे। नौशा का घर करीब आ गया तो उसने राजा को ठहरा लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे पर गया। कान लगाकर अंदर की सुन गुन ली। सब गहरी नींद सो रहे थे। उसने किवाड़ों को आहिस्ता से हिलाया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। नौशा उल्टे कदमों राजा के पास वापस पहुंचा। राजा ने पूछा, सब ठीक ठाक है? नौशा ने जवाब दिया, दरवाज़ा तो बंद है। उसकी आवाज़ में हल्की सी थरथराहट थी। अबे तो फिर इंतज़ार किस बात का है? राजा ने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों दबे कदमों चलते हुए घर की चारदीवारी के नीचे पहुंच गए। नौशा का घर भी मोहल्ले के आम मकानों की तरह पुराना और मामूली वज़ा का था। दीवारें ज़्यादा ऊंची न थीं। राजा बैरूनी दीवार से टेक लगाकर घोड़ा बन गया और हाथ हिलाकर बोला, आजा मेरे शेर। नौशा चुपचाप उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने दीवार मजबूती से पकड़ी और बंदर की तरह उचक कर ऊपर पहुंच गया। नीचे से राजा ने सरगोशी की, यार मैं तो अब चला। नौशा ने दबी जबान में कहा, अच्छा। राजा तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन नौशा दीवार पर खामोश बैठा रहा। जब देर तक कोई आवाज़ न सुनाई दी तो वह धम से सहन में कूद गया। वहीं टीन का एक डिब्बा पड़ा था। डब्बा उसके पैरों के नीचे आकर जोर से खड़खड़ाया। उसी वक्त कमरे के अंदर माँ की आवाज़ उभरी, कौन? नौशा दीवार से चिमट कर बैठ गया और मुंह से बिल्ली की तरह आवाज़ें निकालने लगा, म्याऊं म्याऊं। माँ की नींद में डूबी हुई आवाज़ फिर उभरी, हुश बिल हुश। नौशा दीवार के करीब सहमा हुआ बैठा था। धड़कते दिल से सोचता था, अगर माँ ने बाहर आकर कहीं उसे देख लिया तो अच्छी खासी मरम्मत हो जाएगी। जाड़ों की रात थी। हवा साएं साएं करती चल रही थी। सर्दी के मारे नौशा के दांत कटकटा रहे थे। सारा बदन बर्फ की मानंद सर्द पड़ गया था। मगर वो दुबका हुआ जहां था वहीं बैठा रहा। जब देर तक कमरे के अंदर कोई आहट न हुई तो उसने एहतियात के तौर पर 2-3 बार बिल्ली की आवाज़ निकाली, मगर कोई न बोला। वो पंजों के बल चलता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे का एक पट खुला था। उसने गर्दन बढ़ाकर अंदर देखा। कोने में लैंप जल रहा था। धुंधली रोशनी में सामने फर्श पर उसका छोटा भाई अन्नू सो रहा था, जिसे प्यार से अन्नू कहा जाता था। जरा फासले पर माँ लेटी थी और उसके करीब ही सुल्ताना लिहाफ में दुबकी पड़ी थी। वो अन्नू और नौशा से बड़ी थी।
नौशा चोरों की तरह चुपके से कमरे के अंदर गया और अन्नू के बराबर लेट गया। उसी वक्त माँ ने करवट बदली। डर के मारे नौशा ने अन्नू की रजाई को हाथ भी न लगाया, जिसे ओढ़कर दोनों सोया करते थे। वो जानता था कि नींद में जरा भी अन्नू के हाथ लगता तो घबरा कर इस बुरी तरह चीखता कि सोतों की आंख खुल जाती। वो सर्दी से कांपता सुकड़ा सुकड़ाया लेटा रहा। जरा देर बाद सुल्ताना ने खनकार कर गर्दन ऊंची की और उठकर बैठ गई। उसने मुड़कर नौशा की जानिब देखा जो आंखें बंद किए पड़ा था। वो उठकर नौशा के पास गई, रजाई उसके जिस्म पर डालकर सरगोशी की। ओए मुए बिल्ले, रजाई तो ओढ़ ले, तुझे तो सर्दी भी नहीं लगती। नौशा ने आंखें खोल दी और गुस्से से घूरने लगा। वो उसे छेड़ने लगी। आंखें निकाली तो अभी जगाती हूं अम्मा को। नौशा ने जबान से तो कुछ न कहा, अलबत्ता उसकी कमर में जोर से बकोटा भरा। वो बिलबिला कर बोली, हाँ अम्मा, एक तो कमबख्त के साथ नेकी करो, ऊपर से चुटकियां भर रहा है। इस दफा सुल्ताना की आवाज किसी कदर ऊंची थी, मगर माँ गहरी नींद सो रही थी। उसने करवट भी न ली। नौशा ने डर के मारे चूं भी न की, आंखें बंद किए चुपचाप पड़ा रहा। जब सुल्ताना उठकर जाने लगी तो वो जल कर बुड़बुड़ाया, हरामजादी। सुल्ताना ने उसकी गाली सुन ली थी, मगर वो उससे उलझना नहीं चाहती थी। खामोशी से जाकर अपनी जगह पर लेट गई। नौशा जरा देर तक करवटें बदलता रहा, फिर गहरी नींद सो गया और दिन चढ़े तक सोता रहा। नौशा उस रोज ड्यूटी पर पहुंचा तो देर हो गई थी। फाटक पर वर्कशॉप का चौकीदार गुल खान बैठा नाक में हलास चढ़ा रहा था। देखते ही बोला, खो तुम इतनी देर से आता है, सेठ बहुत गर्म होता है, जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो। फौरन ही उसे छींक आ गई, फिर कई छींकें आईं। उसकी बकिया बात छींकों की नजर हो गई। नौशा झपाक से अहाते में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसने चौकन्ना नजरों से अब्दुल्ला मिस्त्री को तलाश किया, मगर वो कहीं नजर ना आया। अब्दुल्ला मिस्त्री कारों की मरम्मत करने वाले वर्कशॉप का मालिक था। कारीगरों को सजा देने के मामले में दूर दूर तक उसका शोहरा था। नौशा इधर उधर देखता भालता शेड के नीचे पहुंच गया, जहां दूसरे कारीगर काम कर रहे थे। उसके पहुंचते ही कारीगर जोर से खनकारा, अबे देर से आना था तो सर से तवा बांध कर आ था। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे यार ये तो बड़ा पक्का है। अबे रात कौन सी फिल्म देखी थी? साला रोज सिनेमा जाता है, मालूम होता है किसी शौकीन से टकरा गया। अरे इसकी क्या पूछते हो, इस पर तो चाकू चलते हैं, चाकू। नौशा बिगड़ कर बोला, देखो जी मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लगता। अभी उस पर एक आध फिक्रा और चुस्त होता। इसी असना में अब्दुल्ला मिस्त्री की आवाज़ सुनाई दी। वो इसी तरफ आ रहा था। नौशा ने जल्दी से एक पाना उठाया और करीब खड़ी हुई कार के नीचे घुस गया और खाम खा खिटर पिटर करने लगा। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला मिस्त्री वहां आ गया। कारीगरों की रूह फना हो गई। सबके हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। नौशा कार के नीचे घुसा हुआ खिटर पिटर करता रहा। उसका निचला धड़ बाहर निकला था और बराबर जुम्बिश कर रहा था। वो तो साफ बच गया। सारी आई गई एक और कारीगर के सर गई। वो भी देर से पहुंचा था। उसके पास कोई काम न था, हाथ पर हाथ धरे बैठा था। अब्दुल्ला ने पहली ही नज़र में भांप लिया। गर्दन हिलाकर बोला, क्यों बे, देर से आया है? डर के मारे लड़के के मुंह से आवाज़ ना निकली। इस दफ़ा अब्दुल्ला ने डपट कर पूछा, अबे क्या मुंह फूट गया, बोलता क्यों नहीं? वो घबरा कर बोला, अम्मा ने रोक लिया था। अब्दुल्ला ने टेढ़ी सी गाली देकर कहा, अम्मा ने क्या अपने किसी यार के पास भेजा था? इस सवाल का वो बेचारा क्या जवाब देता। सिर्फ अब्दुल्ला का मुंह टुकुर टुकुर तकने लगा। अब्दुल्ला गजबनाक होकर चीखने चिल्लाने लगा, सालों को काम भी सिखाओ, ऊपर से तनख्वाह भी दो, और ये हराम के तुख्म इसका सिला ये देते हैं कि घर से नवाब बनकर निकलते हैं। उसने एक कारीगर के हाथ से पिलास छीना और लड़के की नाक इसमें रखकर जोर से भेंच दी। वो बिलबिला कर चीखा, हाँ मर गया मिस्त्री जी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब कभी देर से नहीं आऊँगा। वो बराबर चीखता रहा, फरियाद करता रहा, मगर अब्दुल्ला ने उसकी नाक न छोड़ी। जब वो तकलीफ से बेकाबू होकर फर्श पर हाथ पांव पटकने लगा तो अब्दुल्ला ने डांटा, साले ये एक्टिंग हो रहा है। वो तड़प कर चीखा, अरे मर गया मिस्त्री जी, अब नहीं करूँगा। मिस्त्री जोर से गरजा, सीधा बैठ। लड़का एकदम संभल कर बैठ गया।
ज़रा देर बाद अब्दुल्ला ने पिलास के शिकंजे से उसकी नाक आज़ाद कर दी। अब नाक टमाटर की तरह सुर्ख नजर आ रही थी। लड़का बार बार नाक छूता और ज़ोर ज़ोर से सिसकियां भरता। अब्दुल्ला ने उसकी तकलीफ पर तवज्जो दिए बगैर ऊंची आवाज़ से पुकारा, मुंशी जी, ए मुंशी जी, ज़रा यहाँ तो आओ। फौरन ही एक सूखा पतला उधेड़ उम्र आदमी नाक की फुनगी पर ऐनक दुरुस्त करता हुआ आ पहुंचा। अब्दुल्ला ने लड़के की जानिब इशारा करते हुए कहा, देखो जी, आज की इस हराम जने की तनख्वाह नहीं लगेगी, समझ गए? मुंशी जी फौरन समझ गए। झट जवाब दिया, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, मैं अभी जाकर रजिस्टर में इसकी गैरहाजिरी लगाए देता हूँ। लड़के ने इत्मीनान की सांस ली। सोचा अब तो जान बच गई, लेकिन अब्दुल्ला मिस्त्री इतनी आसानी से कारीगरों की खता माफ कर देता तो फिर उसका इस कदर शोहरा क्यों होता। कहने लगा, अच्छा जी, अब तुम कपड़े उतारो और नलके के नीचे जाकर बैठ जाओ, फिलहाल यही सज़ा है। कारीगर लड़का गिड़गिड़ाने लगा, मगर अब्दुल्ला ऐसी खुशामद से कहाँ पसीजने वाला था। आंखें निकाल कर बोला, अबे उतारता है कपड़े या फिर दिखाऊं काल कोठड़ी का रास्ता। काल कोठड़ी का नाम सुनते ही लड़के के अवसान खता हो गए। उसने घबरा कर जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतारे और मादरजात बरहना हो गया। आसमान पर अब्र छाया था, हवा भी बिफरी हुई थी, महावटों की सर्दी थी। खुद अब्दुल्ला मोटे ऊनी कपड़े का ओवरकोट पहने था, सर और कानों को मफलर से ढांप रखा था। लड़के का बरहना जिस्म सर्दी से कपकपाने लगा। अब्दुल्ला ने उसे खामोश देखकर कहा, अबे इस तरह कब तक चूतड़ खोले खड़ा रहेगा, नल के तले जाता है कि नहीं? नाउम्र कारीगर ने बेबसी से अब्दुल्ला की जानिब देखा और नजरें शर्म से नीचे किए पाइप के नीचे जाकर बैठ गया, जिसकी टूटनी खुली थी और पानी धार बनकर गिर रहा था। अब्दुल्ला चला गया तो नौशा ने चूहे की तरह मोटर कार के नीचे से गर्दन निकाली और बाहर आ गया। उसके कपड़े गर्द से अट गए थे, चेहरे पर स्याही के जगह जगह धब्बे थे। पास बैठे हुए कारीगर ने, जो उम्र में 2-3 साल बड़ा होगा, उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, उस्ताद अब रिश्वत में एक प्यार दिलवाओ, नहीं तो अभी तुमको भी नलके के नीचे भिजवाता हूँ। नौशा उसके तसव्वुर से ही कांप उठा। उसने चुपचाप चेहरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। कारीगर ने उसके गालों का एक बौसा लिया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर फर्श पर थूक दिया। साले ने मुंह कड़वा कर दिया, अबे ये मोबाइल कहाँ से चपड़ लिया? सब कारीगर खिलखिलाकर बेतकल्लुफी से हंसने लगे। लैंप की धुंधली रोशनी में सुल्ताना गर्दन झुकाए कैंची से बीड़ी के पत्ते काट रही थी। करीब ही मां बैठी थी, जो कटे हुए पत्तों में तंबाकू भर भर कर बीड़ियां बना रही थी। दोनों से जरा हटकर अन्नू कापी पर झुका हुआ लिखने में मुनहमिक था। नौशा सबसे अलग थलग कोने में लेटा बेचैनी से करवटें बदल रहा था। कमरे में देर से खामोशी छाई थी। आखिर मां ने सुकूत तोड़ा, अन्नू को मुखातिब किया, अन्नू देख, कल सवेरे ही सवेरे उठकर कारखाने जाना, मलिक जी से कहना सारा पिछला हिसाब साफ कर दो। अन्नू ने मां की जानिब देखे बगैर बेनियाजी से जवाब दिया, अच्छा अच्छा। मां ने फिर कहा, भूलना मत, पूरा हिसाब लेकर आना, नहीं तो घर में फाका पड़ जाएगा। मेरे पास अब एक पैसा नहीं रहा। और हाँ, उनसे यह भी कह देना कि शाम तक 1000 बीड़ियां पहुंच जाएंगी, समझ गया ना? उसके हाथ तेजी से चलते रहे। वो रुक रुक कर अपनी बात कहती रही। जरा देर खामोशी रही, फिर न जाने क्या सोचकर बोली, आ बीड़ियों के बंडल बना बनाकर तागा लपेटता जा। अन्नू ने एहतजाज किया, मैं स्कूल का काम कर रहा हूं, काम पूरा नहीं हुआ तो कल मास्टर साहब बेंच पर खड़ा कर देंगे। मगर मां ने इसकी एक न सुनी, डपट कर बोली, चल बातें ना बना, बड़ा आया पढ़ने वाला, बहुत हो चुकी पढ़ाई, पहले पेट का धंधा कर, खाने को नहीं होगा तो सबसे ज्यादा तू ही फील मचाएगा। अन्नू बादले नख्वास्ता उठा और मां के पास जाकर बैठ गया। वो बीड़ियों के बंडल तैयार करने लगा। कुछ ही देर बाद गली में गीदड़ के बोलने की आवाज़ उभरी। नौशा, जो ऑटो वर्कशॉप से वापस आने के बाद अभी तक थका हुआ सा लेटा था, झट उठकर बैठ गया। सुल्ताना ने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखा और मां को मुखातिब किया, अम्मा आज तो सरे शाम ही गीदड़ बोलने लगे। मां लापरवाही से बोली, तौबा करो बेटी, इस वक्त कहाँ से गीदड़ आ गए? नौशा फौरन बीच में बोल उठा, नहीं अम्मा, आवाज़ तो गीदड़ की मालूम पड़ती है, जाकर भगाऊं? चल बैठ, बड़ाया गीदड़ भगाने वाला। मां ने उसे डांटा।
ये क्यों नहीं कहता? वो तेरा सगा बाहर खड़ा बुला रहा है। देख, मैं तुझसे 1000 बार कह चुकी हूं, इस हरामी राजा की सोहबत छोड़ दे, नहीं तो सर पर हाथ रखकर रोएगा। नौशा खिसियाना होकर रह गया। देर तक पड़ा सुल्ताना को कोसता रहा, जो शौकी से बार बार उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। नौशा का बस चलता तो उसके मुंह पर ऐसा जन्नाटे का थप्पड़ रसीद करता कि उसकी सारी हंसी निकल जाती। गली की धुंधली धुंधली रोशनी में राजा बार बार हलक से गीदड़ की आवाज निकालता रहा। हर बार वो दरवाजे की जानिब देखता, मगर उस रोज दरवाजा न खुलना था न खुला। वो देर तक नौशा का इंतजार करता रहा, आखिर मायूस होकर वापस चला गया। राजा म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन के नीचे पहुंचा। वहां भी सन्नाटा था। महल्ले के किसी लड़के का दूर दूर तक नामो निशान न था। हर तरफ हू का अलम था। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। दिन भर बादल छाए रहे। शाम को बूंदाबांदी भी हुई। अब हवा के झकड़ चल रहे थे। राजा के पास उस रोज पैसे भी ज्यादा ना थे, वरना सिनेमा ही चला जाता। सोचा था कि नौशा मिल जाएगा तो दोनों मुस्लिम होटल में एक एक कड़क चाय पिएंगे और रेडियो से फिल्मी गाने सुनेंगे। राजा ने नीचे खड़े होकर जोर जोर से गीदड़ की आवाज निकाली, हग्गा हुआ, हग्गा हुआ। गहरी खामोशी में देर तक उसकी आवाज गूंजती रही, मगर कोई दरवाजा ना खुला, कोई बाहर ना निकला। वो जलकर बुड़बुड़ाने लगा, आज सब साले मर गए। इस झुंझलाहट के आलम में वो मुस्लिम होटल की तरफ चल दिया, मगर उस वक्त रेडियो पर खबरें सुनाई जा रही थीं। उसने सोचा, जब तक खबरें चलें उतनी देर क्यों न चंपी करा ली जाए। सर में कुछ दर्द भी था। चंपी करने वाला एक नौजवान मालयशिया मुस्लिम होटल के बाहर ही बैठा था। राजा ने उसके करीब जाकर कहा, अबे होती है कुछ चंपी वंपी? वो झट बोला, अभी लो, और तेल की शीशियां संभाल कर सामने आ खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, मगर ये तो बता, लेगा क्या? यार, जो जी चाहे दे देना। मेरे पास एक दुआनी है, बोल क्या कहता है? उसने लम्हा भर तवक्कुफ करने के बाद कहा, चल यार, तू भी क्या याद करेगा। राजा वहीं चाय खाने की सीढ़ियों पर बैठ गया। चंपी करने वाले ने शीशी से तेल निकालकर राजा के सर में डाला और मालिश शुरू कर दी। उसकी उंगलियां नर्म थीं और हाथ फुर्ती से चल रहे थे। राजा ने चंपी कराते कराते बेनियाजी से पूछा, क्यों जी, रोजाना तुमको क्या मिल जाता होगा? बस यार, ये ना पूछ, क्या मिल जाता है? राजा इसरार करने लगा, फिर भी यही रुपया 1.5 रुपया रोज पीट लेता हूं। अबे तो ये कुछ कम है? राजा ने हैरत से कहा, किसी का घर लूटने का इरादा है? कम तो नहीं, पर मेहनत बड़ी है। राजा बोला, अबे क्या मेहनत है, मैं सीखूं तो सिखा देगा। वाकई वो इसके लिए आमादा भी था। यार क्या करेगा सीख कर, साला बड़ा वाहियात धंधा है। वाहियात की इसमें कौन सी बात है? वो बेजारी से बोला, बस कह दिया कि है। राजा ने डपट कर कहा, अबे साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? वो मुस्कुराने लगा, तो फिर उस आदमी से पूछ ले। राजा ने उस आदमी की जानिब देखा जो बराबर की दुकान के थड़े पर बैठा अपनी रान खुजा रहा था। राजा ने उससे तो कोई बात नहीं की, अलबत्ता चंपी करने वाले से दरियाफ्त किया, अबे उससे क्यों पूछूं, तू क्यों नहीं बताता? वो हंसने लगा, वो बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता है। उसने उस शख्स को मुखातिब किया, अमा खान साहब, ये राजा तुमको पूछ रहा है। खान साहब ने रान खुजाते खुजाते राजा की तरफ देखा, हंसकर बोला, रुपया 1 अदद कलदार मिलेगा, बोल चलता है? राजा ने हैरतजदा होकर पूछा, कहाँ? उसने बदमाशी से आंख मारकर कहा, वाह जाने मन, अब यह भी समझाना पड़ेगा। और राजा की समझ में सारी बात आ गई। उसने गजबनाक होकर मोटी सी गाली दी और लपक कर उसके करीब पहुंच गया। साले हरामीपन करता है, अभी सारी बदमाशी निकाल कर रख दूंगा। वो घबरा कर बोला, अबे मैंने तुझसे कहा भी क्या है? राजा ने उसी तरह कड़क कर कहा, साले यहां लौंडों को पिटाने आते हो? अबे जाएगा या कुछ लेगा? खामखा सर हुए जा रहा है। उसने राजा को धमकी दी, मगर राजा जरा भी मरूब न हुआ और चीख चीख कर गालियां देता रहा। शामत अमाल चंपी करने वाला भी खान साहब की हिमायत में बोल उठा। राजा उसके सर हो गया।
गुस्से से उसकी तेल की शीशियां तोड़ डाली। अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। खान साहब बहुत सिटपिटाए, बड़ी मुश्किल से राजा को मनाया, मिन्नत समाजत भी की और गालियां भी खाईं। राजा ने झुंझलाहट में चाय भी नहीं पी और अपनी खोली की जानिब चल दिया। खोली में घुप अंधेरा था। ये खोली एक शिकस्ता इमारत में थी जो पिछली बरसात में मुनहदम हो गई थी। राजा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कदमों की आहट के साथ ही बूढ़े गदागर ने खांसना शुरू कर दिया। राजा ने पूछा, अमा उस्ताद, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो खांसते हुए बोला, बाप रे बाप, आज तो गजब की सर्दी पड़ रही है। जरा दरवाजा तो बंद कर दे और देख, वो कोने में जो चद्दर पड़ी है मुझे ओढ़ा दे। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजा ने माचिस जलाई तो सामने चीथड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा फर्श पर गुठड़ी बना हुआ दिखाई दिया। रोशनी के साथ ही एक चिमगादड़ खोली में तेजी से चक्कर काटने लगी। राजा ने कोने में पड़ी हुई चादर उठाई और गदागर के ऊपर डाल दी। गदागर अपने कोढ़ के जख्मों को खबड़ खबड़ खुजाते हुए बोला, आज तू जल्दी आ गया, सर्दी लगी होगी, बाहर झकड़ चल रहे हैं। राजा ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, दरवाज़ा बंद किया और अपनी गुडड़ी के अंदर घुस गया। उस वक्त गजब की सर्दी पड़ रही थी। राजा को ऐसा महसूस हुआ गोया गुडड़ी पानी में भीग गई है और उसका सारा सामान मुंजमद होता जा रहा है। उसने खिलंडरेपन से हू करके हलक से बेहंगम आवाज़ें निकाली और दोनों घुटने सुकेड़ कर सीने से लगा लिए। बड़ी देर बाद राजा को नींद आई। सवेरे ही सवेरे गदागर ने कमर पर लात मारकर राजा को जगा दिया। आंख तो खुल गई मगर वह दम साधे खामोश पड़ा रहा। गदागर की दूसरी लात उसके कंधे पर लगी। अब टालना मुश्किल था, बूढ़ा बख्शने वाला नहीं था। लातें भी मारता और शाम को अठन्नी देने में नखरे अलग करता। आखिर वो उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुला था। बूढ़े गदागर ने खोला था या रात गए तेज हवा से पत्थर हट गया था। बाहर हर तरफ गहरी धुंध छाई थी। धुंधली धुंधली नीलगू रोशनी में गदागर भूतों की तरह डरावना नजर आ रहा था। उसकी गंदी दाढ़ी बिखरी थी और सर के बाल उलझकर आंखों पर आ गए थे। वो अपने रिश्ते हुए जख्म खुजा रहा था। राजा ने खोली से लकड़ी की छोटी सी गाड़ी बाहर निकाली। गदागर को उसने बिठाया और गाड़ी खींचता हुआ आगे चल दिया। बूढ़ा तो अपनी चादर ओढ़कर मजे से गाड़ी के अंदर बैठा रहा, मगर राजा सिर्फ एक फटी हुई कमीज पहने था। उसका जिस्म सुबह की ठंडी हवा से लरज रहा था। उसे सर्दी से ठिठुरते देखकर गदागर ने मुंह बिगाड़ा। अबे ये रोज रोज जो तू सिनेमा जाता है, क्यों बेफजूल पैसा बर्बाद करता है? एक गर्म कोट किसी पुराने कपड़े बेचने वाले से क्यों नहीं खरीद लेता? देख तो कैसी ठंड पड़ रही है। राजा ने कोई जवाब न दिया, चुपचाप गाड़ी खींचता रहा और सर्दी से कपकपाता रहा। सारा शहर नीलगू कोहर के जाल में उलझा हुआ अभी तक सो रहा था। हर तरफ धुंध ही धुंध थी, सन्नाटा था, खामोशी थी और इस गहरे सुकूत में आहिस्ता आहिस्ता उभरती हुई आमद सुबह की पहली आवाज़ें मक्खियों की तरह भिनभिना रही थी। गदागर ने अपनी मखसूस सदा लगाई, जागना है जाग ले इफलाक के साए तले, हशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। गदागर की आवाज़ में बला का सोज था। सुबह की गहरी खामोशी में उसकी सदा बड़ी दर्दनाक मालूम हो रही थी, मगर राजा पर इस दर्दनाक सदा का जरा भी असर न हुआ। अगर कोई एहसास था तो सर्दी का। वो गाड़ी खींचता हुआ अल्लाह दिया के चाय खाने के सामने पहुंच गया। अंदर भट्टी में अंगारे दहक रहे थे। कभी कभी कोई कोयला जोर से चटकता तो सुर्ख रोशनी की लकीर दूर तक लहरा जाती। भट्टी के ऊपर समावार रखा था। समावार से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। राजा ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। गदागर गिड़गिड़ा कर अल्लाह दिया को दुआएं देने लगा। अल्लाह कारोबार में बरकत दे। मगर अल्लाह दिया, जिसे उस वक्त दुआओं के बजाय गाहकों की ज़रूरत थी, बेरुखी से बोला, बाबा आगे जाओ। राजा ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अंदर चाय खाने में अल्लाह दिया बड़बड़ा रहा था। साले सुबह ही सुबह नाजिल हो गए, न बोहनी न बट्टा, पहले उनको दे दो। गदागर ने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर राजा से कहा, अबे तूने भी किस साले नसोड़िया के पास गाड़ी रोकी? राजा ने बेजारी से जवाब दिया, सोचा था साला एक चाय तो पिला ही देगा। गदागर ने फौरन कहा, अबे तूने ये बात पहले क्यों न कही?
पैसे देते तो इसका बाप भी चाय पिलाता। चल तुझे अभी चाय पिलाता हूँ। ओहो हो, भाई जबरदस्त सर्दी है। उसके दांत सर्दी से बज रहे थे। आगे बढ़कर वो एक और चाय खाने के करीब पहुंचे। दोनों ने एक एक प्याली गर्म गर्म चाय की चढ़ाई और ताज़ा दम होकर फेरी पर चल दिए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक राहगीर ने करीब से गुजरते हुए एक सिक्का गदागर के प्याले में डाला। टन से आवाज़ उभरी। बूढ़े ने टटोल कर उसे देखा, खुश होकर बोला, एक अन्नी जान पड़ती है। उसने चुपके से आंखें खोल दी, एक अन्नी उठाकर देखी और बुड़बुड़ाने लगा, मुझे तो खोटी लगे है, जरा तू देख राजा। राजा ने एक अन्नी उसके हाथ से लेकर गौर से देखी और वापस देकर बोला, एकदम कंडम है। गदागर जल कर बोला, यारो क्या जमाना आ गया है, अब तो पब्लिक अल्लाह मियाँ से भी 420 करने लगी। वो रुक रुक कर बुड़बुड़ाता रहा, आज का दिन तो मनूस लगे हैं, साली सवेरे से नसीठ पर नसीठ हो रही है। मगर वो दिन दोनों के लिए मनहूस साबित न हुआ। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे मिल गए जिनके दिल में खौफ खुदा था और जो खैरात देकर अपनी आक़िबत संवारना चाहते थे। दोपहर तक रुपए 100 की रेजगारी इकट्ठा हो गई। एक महल्ले में किसी मरने वाले का 40वां था। दोनों ने ठाठ से फातिहे की खुमेरी रोटियां और सालन खाया। जरा देर धूप में बैठकर आराम किया और आगे बढ़ गए। दोनों जब शहर की एक साफ सुथरी सड़क से गुजर रहे थे तो एक शख्स ने, जो वज़ाक़ता से डॉक्टर लगता था, राजा के बराबर लम्हे भर के लिए रुक कर पूछा, ए बच्चे, तुम इस बूढ़े के साथ कब से हो? और जवाब का इंतजार किए बगैर गदागर की जानिब देखा, जो आंखें बंद किए मुर्दों की तरह निढाल पड़ा था और अपने जख्मों को लुंजी लुंजी उंगलियों से कुरेद रहा था। तुम इस बूढ़े का साथ छोड़ दो, इसे कूढ़ का मर्ज है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। उसने नज़दीक खड़ी हुई कार का दरवाज़ा खोला, स्टीयरिंग व्हील संभाला और कार स्टार्ट कर दी।